Please subscribe the channel and press bell icon for notification. पॉलिसी की आरबीआई ने क्रेडिट पॉलिसी में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट बिना बदलाव के 4% पर और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर स्थिर है। आरबीआई ने पॉलिसी में क्या बातें आखिर कही हैं और तमाम डिटेल्स लेते हैं पॉलिसी की। हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या जुड़ गए हमारे साथ। तो प्रदीप, ये बताएं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी पेश की गई है, अगले साल बाजार को कर्ज को लेकर चिंता थी। आरबीआई ने अपनी पॉलिसी में आखिर इस चिंता को कहां तक दूर किया है, क्या क्या कहा है, बताएं। तो आरबीआई गवर्नर ने सिर्फ ये नहीं कहा कि वो अगले हफ्ते से कितने बॉन्ड खरीदने वाले हैं, ओएमओ करने वाले हैं, उसको छोड़ के जो भी कुछ कर सकते थे वो सब कुछ कहा या किया है हम कहेंगे, क्योंकि बैंकों की अपील थी कि जो सीआरआर कोविड की वजह से कम किया गया था और अप्रैल से फिर 3 से 4% होने वाला है, उसको आगे बढ़ाया जाए। तो उन्होंने आधा % तो बढ़ाने की बात कही मार्च एंड में, और फिर 2 महीने का अतिरिक्त समय आधा % को दिया, यानी पहले 3.5 होगा मार्च के आखिर में और फिर मई के अंत तक 4% होगा। तो एक्स्ट्रा सीआरआर की मोहलत मिल गई। साथ ही ये भी कहा कि खासतौर पे डिप्टी गवर्नर साहब ने ये बात साफ की बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि सीआरआर जैसे जैसे बढ़ेगा उसकी वजह से लिक्विडिटी की कमी होगी, तो उसको पूरा करने के लिए हमारे पास दूसरे तरीके हैं और हम उनका इस्तेमाल करेंगे। फिर जो बैंक इस वक्त सरकारी बॉन्ड खरीद रहे हैं, उन्हें मार्क टू मार्केट लॉस का डर है, क्योंकि जब यील्ड बढ़ती हैं तो बॉन्ड के दाम गिरते हैं और हर क्वार्टर के आखिर में मार्क टू मार्केट लॉस बुक करना पड़ता है। तो उसके लिए भी हेल्ड टू मैच्योरिटी कैटेगरी की सीमा को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, यानी इस कैटेगरी में जो बॉन्ड रखे जाएंगे उनको हर क्वार्टर में उनका हिसाब लगा के नफा नुकसान बुक करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये भी राहत मिल गई। साथ ही साथ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत जो सुविधा मिल रही है उसको भी आगे बढ़ा दिया गया। तो हर मुमकिन कोशिश यहाँ पे की गई और सीधे तौर पे एमएसएमई सेक्टर और एनबीएफसीज को ज़्यादा कर्ज देने के लिए बैंकों की मदद की जा रही है। टीएलटीआरओ के तहत एनबीएफसीज को ला दिया गया और एमएसएमई सेक्टर के लिए इंसेंटिव्स की जानकारी आगे दी जाएगी। तो हर तरीके से ज़्यादा लोगों तक और सस्ता कर्ज पहुँचे, उसके लिए आरबीआई लगातार कोशिश कर रहा है। और सरकार की बड़ी बोरोइंग की वजह से ये प्रक्रिया ना रुके और सरकार के लिए भी कर्ज लेने की लागत बहुत ना बढ़े, इसके लिए आरबीआई पूरी तरह तैयार है। ये मैसेज देने की कोशिश की गई। चलिए, इसके अलावा जानना चाहेंगे हम कि आरबीआई ने रिटेल निवेशकों को सीधे निवेश की सुविधा दी है। अब अगर हम इसके मायने समझना चाहें तो आखिर कितना फायदा होगा इससे? तो ये अपने आप में ऐतिहासिक कदम है। जैसे कि गवर्नर साहब ने खुद ही कहा कि पहला एशियाई देश होगा भारत जो रिटेल निवेशकों को सीधे सरकारी बॉन्ड में निवेश का मौका दे रहा है। और सारी दुनिया में अमेरिका, ब्राज़ील ऐसे चुनिंदा देश ही हैं जिन्होंने अब तक ये काम किया है। तो हम पायनियर हैं इसमें। इस बारे में आरबीआई ने जो स्पष्टता की है, उनके हिसाब से अभी चूंकि गाइडलाइंस पूरी तरह से बाहर आनी बाकी हैं, तो हमें ज़्यादा साफ तौर पे जानकारी मिलेगी, उसका इंतज़ार करेंगे। लेकिन एक्सपर्ट से जो मेरी बात हुई, उनका ये कहना है कि शायद एचएनआईज के लिए ये बहुत अट्रैक्टिव ऑप्शन होगा, एक और विकल्प खुलेगा। देखिए, आज भी अगर प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। आप चाहें तो ऐसे गिल्ट फंड होते हैं, सरकारी बॉन्ड के फंड होते हैं जिसमें आप पैसे लगा सकते हैं और फिर वो जाके बॉन्ड खरीदते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आज की तारीख में आप बॉन्ड नहीं खरीद सकते, लेकिन अब ये जो डायरेक्ट एक्सेस होगा उसकी कॉस्ट कितनी होगी, उसको ज़रूर एक बार हमें कंपेयर करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें मार्केट लॉट हो सकते हैं कि कम से कम एक बार में कोई ट्रेड करने के लिए आपको कितना पैसा लगाना होगा, कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा। जब ये सारे डिटेल्स आ जाएंगे तो फिर ये काम आसान होगा कि आप कंपेयर कर सकें कि दरअसल बॉन्ड फंड के मुकाबले में डायरेक्ट एक्सेस करने से आपको कितना फायदा हो रहा है। क्या छोटे निवेशकों को भी फायदा हो रहा है या ये सिर्फ एचएनआई के लिए एक बड़ा विकल्प होगा? बिल्कुल, शुक्रिया तमाम हाइलाइट्स हमें बताने के लिए प्रदीप। दूसरी ओर आरबीआई ने इकोनॉमी में तेज ग्रोथ की उम्मीद भी जताई है और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि अगले वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ 10.5% रह सकती है। जीडीपी ग्रोथ is projected at 10.5% in 21-22, in the range of 26.2% to 8.3% in H1 and 6% in Q3 of
the coming financial year, that is 21-22. चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की, जहाँ पर बजट से बाजार में जो तेजी की रैली हम शुरू होती हुई देख रहे हैं वो लगातार जारी है। वीकली आधार पर अगर हम देखें तो बाजार में आज 10 महीने की सबसे बड़ी रैली आते हुए हमने देखी। इंट्राडे में 15,000 का माइलस्टोन जो है वो निफ्टी ने छुआ है। 29 अंक चढ़कर निफ्टी 14,924 पर बंद हुआ है। सेंसेक्स की बात करें 117 पॉइंट चढ़कर 50,732 पर टिका और सेंसेक्स के 30 में से 15 शेयरों में आज हमने तेजी का आलम देखा। निफ्टी बैंक में आज हमने रिकॉर्ड बनता हुआ देखा है। बैंकिंग, फार्मा, मेटल, रियलिटी, एफएमसीजी शेयरों में आज अच्छी खरीदारी का दिन रहा। तो सेंसेक्स 50,000 तो निफ्टी भी 15,000। मंदी से जूझती इकोनॉमी में शेयर बाजार की रफ्तार बहुतों को समझ में नहीं आ रही होगी, तो इसी पर आज होगी आवाज अड्डा में बड़ी चर्चा 5:57 पर। सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक विशेष मुहिम लेकर आए हैं इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, और इसका मकसद है निवेशकों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना। जब हम किसी ड्राइवर को हायर करते हैं तो सबसे पहले उसका ड्राइविंग लाइसेंस चेक करते हैं। उसी तरह ध्यान रखें कि सिर्फ अधिकृत ब्रोकर के जरिए ही डील करें। थोड़ी सी चूक का मतलब है अपनी जमा पूंजी से हाथ धो बैठना। कई दिनों की तेज गिरावट के बाद सोने चांदी में आज निचले स्तरों से शानदार रिकवरी आते हुए दिखाई दे रही है। इंटरनेशनल मार्केट में कल $1,800 के नीचे फिसलने के बाद सोना फिर से 1,800 के ऊपर पहुंचने में कामयाब रहा है। हालांकि एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो सोने में करीब 4% की गिरावट आ चुकी है। चांदी में भी कल की बड़ी गिरावट के बाद निचले स्तरों से हम शानदार रिकवरी आते हुए देख रहे हैं। तो कई दिनों की गिरावट के बाद सोने चांदी में आज एक बार फिर से खरीदारी का रुझान, लेकिन सोने चांदी में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? अब से थोड़ी देर में यानी 4:27 पर देखिए हमारा खास शो सोना चांदी खरीदें या रुकें। और अब बात करते हैं टेलीकॉम अपडेट की। CNBC Awas and Salazar Techno Engineering present Telecom Update. अगर कुछ चुनिंदा घोषणाओं को हम छोड़ दें तो इस बार के बजट ने टेलीकॉम सेक्टर और टेलीकॉम कंपनियों को निराश ही किया है। तेजी से आगे बढ़ते टेलीकॉम सेक्टर को सरकार Please subscribe the channel and press bell icon for notification. से राहत की उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद पूरी नहीं हुई। देखिए ये खास रिपोर्ट। लॉकडाउन में लोगों के लिए संजीवनी बनकर उभरे टेलीकॉम सेक्टर को बजट से राहत की उम्मीद थी, लेकिन बजट में टेलीकॉम सेक्टर के हाथ निराशा ही लगी। चुनिंदा घोषणाओं को छोड़कर टेलीकॉम सेक्टर पर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया। बजट में 2,20,000 ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड पहुंचाने और रक्षा मंत्रालय के लिए नेटवर्क बनाने के लिए 14,200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगले साल 6,70,000 किलोमीटर लंबी ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाने, 1,20,000 वाईफाई हॉटस्पॉट लगाने और 6.5 लाख घरों तक ब्रॉडबैंड पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। नॉर्थ ईस्ट में 1200 मोबाइल टावर लगाने का भी लक्ष्य है। अंडमान में 120 टावर लगाने, जबकि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 1,000 टावर लगाने के साथ साथ लद्दाख और जम्मू कश्मीर में 324 नए टावर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जानकारों के मुताबिक इस बार का बजट टेलीकॉम सेक्टर के लिए नाकाफी रहा। इस साल अगर गवर्नमेंट को पैसा ना होने की वजह से इन्वेस्टमेंट कम कर दे तो इंडस्ट्री जो वैसे ही काफ़ी बुरी हालत में है वो और खराब होने का डर था। सरकार ने बजट में अगले साल टेलीकॉम सेक्टर से होने वाले रेवेन्यू को भी काफी कम दिखाया है। इससे पता चलता है कि सरकार अगले साल भी 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं करने जा रही है। ना बताया गया कि उनको क्या सपोर्ट मिलेगी या 5G को और ज्यादा प्रोग्रेस करने के लिए कैसे गवर्नमेंट उसमें पुश करेगा, कुछ उसके बारे में कुछ बात नहीं की गई। तो इससे ये लग रहा है कि शायद जितने एक्साइटेड टेलकोज और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं 5G को लेके, गवर्नमेंट शायद उतना एक्साइटेड नहीं है। बदलते वक्त के साथ टेलीकॉम सेवाओं की मांग भी बढ़ी है और देश में करीब 70 करोड़ लोग 4G नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर सरकार बजट में टेलीकॉम कंपनियों की सुध लेती तो कंपनियों के साथ साथ उपभोक्ताओं को भी राहत मिल सकती थी। असीम मनचंदा, दिल्ली।
अब बात करते हैं कोविड-19 की। देश की आबादी के बड़े हिस्से पर अभी भी कोरोना संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। आईसीएमआर के तीसरे सीरो सर्वे में ये खुलासा हुआ है और इस बीच फाइजर ने भारत में कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी के लिए अपना आवेदन वापस भी ले लिया है। इन दोनों ही बड़ी खबरों पर अपडेट लेते हैं। सहयोगी दीपाली नंदा जुड़ गई हैं। दीपाली, सबसे पहले तो सीरो सर्वे और फाइजर, इन दोनों खबरों पर अपनी अपडेट दें। देखिए, आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से देश में जो तीसरा सीरो सर्वे किया गया था, अब उसके नतीजे सामने आ गए हैं। सर्वे में जो बड़ी बात निकल कर आई है वो ये कि देश में 10 साल से ऊपर की आबादी का 21% हिस्सा कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुका है। इसके अलावा अगर 10 से 17 साल तक के बच्चों की बात की जाए तो 25% से ज्यादा बच्चे कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। दिसंबर से जनवरी के बीच में तीसरा सीरो सर्वे किया गया था और एक और जो बड़ी बात आईसीएमआर ने सर्वे में लिखी है वो ये कि अभी भी देश की आबादी के एक बड़े हिस्से पर कोरोना के संक्रमण का खतरा लगातार मंडरा रहा है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन और मास्क पहनना बेहद जरूरी है। इस सबके बीच एक बड़ा अपडेट आ रहा है वैक्सीन के लिहाज से फाइजर की तरफ से। फाइजर ने सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी के सामने 3 फरवरी को अपने सभी डॉक्यूमेंट्स रखे थे, लेकिन सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने अतिरिक्त जानकारी फाइजर से मांगी थी और आज फाइजर ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके ये कहा है कि वो फिलहाल अपनी कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए जो आवेदन उन्होंने दर्ज कराया था उसे वापस ले रही है। हालांकि कंपनी की तरफ से कहा गया है कि वो लगातार रेगुलेटर के संपर्क में रहेगी और जब सभी जानकारियां जुटा ली जाएगी तो एक बार फिर से वो रेगुलेटर के सामने पेश होगी। बिल्कुल, शुक्रिया तमाम अपडेट कोविड को लेकर देने के लिए दीपाली। Please subscribe the channel and press bell icon for notification.